वहां गैलरी में से आवाज आई जयशंकर जी, और आपने ऊपर की तरफ देखा और ऊपर से आवाज आई आई लव यू। जब आप नरेंद्र मोदी के विदेश मंत्री होते हैं ना, उनका भी आप पे एक किस्म से इम्पैक्ट होता है। पीएम का जो काम करने का तरीका है उसमें कहीं से भी तानाशाही आपको दिखती है। उनका तरीका क्या है? गलवान घाटी की घटना के बाद से लेकर अभी तक में भारत की सीमा में चीन के सैनिक नहीं घुसे। पाकिस्तान से फिर बातचीत होने की कोई स्थिति दिख रही है? उनके साइड से ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिसका जवाब देना पड़ा। विदेशी अखबार में दावा है कि भारतीय एजेंसीज पाकिस्तान में आतंकियों को मार रही है। अरे यार, कैसे सवाल पूछे। दाऊद इब्राहिम को लेके बीच में खबर चली कि मर गया है। विदेश नीति भी मुस्लिम वोट बैंक देखकर तय हुआ करती है। बिल्कुल। आपका पाकिस्तान पॉलिसी में आपको लगता है कि वोट बैंक नहीं? सर, ये कनाडा वाले भाई साहब क्यों नाराज चल रहे हैं? चाहे उसमें अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूरोप हो, कोई भी देश हो, इनको अंदर ही अंदर शायद पसंद नहीं आ रहा ये नया और मजबूत भारत। ये सच है क्या? जो आप कह रहे हैं उसमें कुछ सच तो है। किशोर कुमार या अरिजीत सिंह, कोहली, तेंदुलकर या सुनील गावस्कर इस लाइन में ना आए हुए होते तो आप क्या होते फिर? जब आप लोग प्लेन में जाते हैं विदेश, वो 8, 10, 12 घंटे, आप लोग उसमें भी काम करते रहते हैं। और क्या आपको क्या लगता है, सोते? नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। हमारा ये शो जहां हम हर विषय को थोड़ा सा टॉप एंगल यानी थोड़ा ऊपर उठकर देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब आप ऊपर से चीज़ें देखते हैं तो बहुत वृहत नज़र आती हैं और चीज़ों को समझने में आसानी होती है। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत चर्चा में रहते हैं और देश की जो पॉलिटिक्स है भारत के अंदर और भारत के बाहर, उसको हमें टॉप एंगल से समझाने में हमारी मदद करेंगे। हमारे साथ देश के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं आपसे वर्तमान और भविष्य की बात करूं उससे पहले थोड़ा पीछे जाऊंगा और आपका जीवन टॉप एंगल से देखेंगे सर। अच्छा। क्योंकि मतलब मैं 20 साल से ज़्यादा पत्रकारिता में हो गया सर, मैंने इतना पॉपुलर विदेश मंत्री नहीं देखा, मैं ऑनेस्टली कहूँगा। मैं दर्शकों के लिए एक किस्सा बता के फिर आगे की बात करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए थे अभी हाल में दौरे पर, और वहां हमने देखा बतौर पत्रकार की व्हाइट हाउस में मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। लेकिन जब वो अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले थे तो वहां आप, अजीत डोभाल जी वगैरह वगैरह सारे लोग पहले पीएम के आने के पहले अमेरिकी संसद पहुंचे थे और हम लोग ऊपर थे पत्रकार लोग। और हमने देखा कि जैसे ही आप पहुंचे वहां गैलरी में से आवाज आई जयशंकर जी, और आपने ऊपर की तरफ देखा और ऊपर से आवाज आई आई लव यू। तो ये जो कनेक्ट है विदेश में भी, और एज एन इंडियन हमें प्राउड फील हो रहा था कि अमेरिकी संसद में जयशंकर जी के लिए, हमारे विदेश मंत्री के लिए प्यार है। ये जर्नी कैसी रही है सर? कौन जयशंकर विदेश मंत्री बन रहे हैं से लेकर आई लव यू जयशंकर जी तक की? देखिए, ऐसा था, एक तो कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं विदेश मंत्री ही बनूं, तो आप तो विदेश मंत्री बनने की बात की बात कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि पिछले 4-5 सालों में क्या हुआ है कि एक तो जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं, उसके कारण दुनिया का प्रभाव हमारे रोज़ के ज़िंदगी पे दिखाई देता है। तो एक तो ग्लोबलाइजेशन के कारण विदेश नीति जो है वो सामान्य नागरिक के एक किस्म के उसके रेडार पे आ चुकी है, जो पहले उतना ज़्यादा नहीं था। दूसरा विषय ये भी है कि टेक्नोलॉजी कि आजकल सोशल मीडिया की दुनिया है, मीडिया की दुनिया है एक किस्म से आप कहेंगे। तो जो नॉर्मली जो आपकी अपेक्षा है कि जब आप नेताओं के बारे में सोचते हैं तो राजनीति नॉर्मली होती है कि भाई नेता हो तो कोई माने बड़े सभा में संबोधित करें, सामने लाखों लोग बैठें, और वो भी है, अभी भी है। पर एक और किस्म की पॉलिटिक्स भी आई है कि थोड़ी सी मैं कहूँगा टाउन हॉल टाइप की, मैं आपके साथ कनेक्ट करूँ,
किसी का जवाब होगा, कोई तर्क होंगे, उसका आप जवाब दीजिए। और मुझे लगता है कि आज अगर देश का मूड देखें, मूड में एक भारत के बारे में एक गर्व है पब्लिक में, कि लोगों को लगता है कि भाई आज हम 5वें नंबर में पहुंच चुके हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। तो इस मूड में लोग चाहते हैं कि हमारी जो पब्लिक में हम एक किस्म से अपनी बात रखें, दबाव हो तो हम नहीं झुकें, रोकने की कोशिश है तो नहीं रुकें। तो एक बार ये अगर आप कहीं मूड को पकड़ लेते हैं या कहीं आपका बिहेवियर जो है मूड के अनुकूल होता है, फिट होता है, तो मुझे लगता है कि पब्लिक आपको फिर एक किस्म से पहचान लेती है, आपको मान लेती है, आपको अडॉप्ट कर लेती है। और ये जो नया इंडिया है सर, वैसे भी घर में घुस के ठोकने में विश्वास रखता है। तो ये जो नरेंद्र मोदी की सोच नए जनरेशन को पसंद आती है, उसी सोच में आप भी बैठते हैं, क्योंकि आप भी विदेश जाते हैं और फिर वहाँ उनको उनकी धरती पर सुना सुना के आते हैं। तो पब्लिक को ये चीज़ लगता है कि यार हमारे देश की कोई बात जो है वो इतने बढ़िया से रख पा रहा है। देखिए, एक तो जैसे मैंने कहा, एक तो देश का मूड है, फिर ये भी है, जैसे मैं लोगों को कहता हूँ, मैं बहुत मैंने ये कोई बनावट नहीं है, ये सचमुच मेरा अंदर का फीलिंग है कि जब आप नरेंद्र मोदी के विदेश मंत्री होते हैं ना, तो उनका भी आप पे एक किस्म से इम्पैक्ट होता है कि भाई मैं किस सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं किसकी ओर से मैं अपनी बात रख रहा हूँ, तो उसका भी होता है। तो मैं कहूँगा मोदी जी के मंत्रिमंडल में होने का अपना उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। मतलब आपको एक फ्रीडम लगती है कि मैं अगर सुना के आऊँगा तो मुझे यहाँ नहीं सुनाया जाएगा कि ये क्या करके आ गया, ऐसा होता है? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आप ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं रोज किसी ना किसी को मैं सुनाता रहता हूँ, ये बात नहीं है। क्या होता है कि बीच बीच में बल्कि मैं कहूँगा उल्टा है कि ज़्यादातर जो है मैं लोगों को साथ ले जाने की कोशिश करता हूँ। कहीं कुछ विषय हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया के करीब आधे विदेश मंत्री जो हैं वो कूटनीति की दुनिया से आते हैं, डिप्लोमेट हैं, प्रोफेशनल। तो नॉर्मली उनके साथ हमारी एक बिरादरी होती है, उनके साथ काम करना बहुत आसान होता है, हम एक दूसरे को जानते भी हैं, तो नॉर्मली ऐसा होता है। बीच बीच में क्या होता है कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जहाँ लोग या तो आपकी बात नहीं मानते या पब्लिक में दबाव डालने की कोशिश करते हैं। ये मैं कहूँगा मंत्रियों से कम या राजनीतिक दुनिया से कम मीडिया की दुनिया से होती है, कि खासकर ये पश्चिमी मीडिया जो है उनको लगता है कि माने अगर दुनिया में एक ही सत्य है, वो उसकी परिभाषा वही जानते हैं। तो वो क्या होता है कि कभी कभी लगता है कि भाई अब कितनी सुनेंगे इनकी। तो नहीं, एक्चुअली सर हम लोग सुनते आए थे, इसलिए एक चेंज ना बड़ा रिफ्रेशिंग है कि आप जाएं और यूरोप को यूरोप के मुंह पे सुना के आएँ कि आप हमको ना बताइए कि हम रशिया से कितना तेल ले रहे हैं, आप जितना एनर्जी ले रहे हो उससे हमारा हिसाब कम ही बैठता है। या जैसे यहाँ अगर कोई विवाद हो जाए और आप किसी राजदूत को बुलाते हैं और विजुअल आता है कि वो विदेश मंत्रालय में घुसा और 2 मिनट के बाद पैर पटकता हुआ वापस जा रहा है, तो ये पब्लिक को देख के लगता है कि ये हमने पहले नहीं देखा कि इंडिया इतना पावरफुल है कि अपनी बात डिक्टेट कर रहा है। चलिए, मैं कहूँगा कि अपनी बात स्पष्ट कर रहा है, पर ये डिप्लोमेटिक तरीका है। सर, जब आपने ये जिम्मेदारी ली थी विदेश मंत्री की, क्या आपको पहले प्रधानमंत्री ने या किसी ने बताया था कि हम ये जिम्मेदारी देना चाह रहे हैं? आपसे बातचीत होकर ये मिला था या आपको जिम्मेदारी दे दी गई? नहीं, क्या हुआ था कि मैं 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। नए मंत्रिमंडल घोषित करने के पहले कुछ ही दिन पहले, मैंने बहुत ही कम दिन पहले, उन्होंने मुझे बुलाया था और मुझे लगा कि मेरे मन में ऐसा कोई मैंने सपनों में भी सोचा नहीं था। मैं उस समय सर्विस से रिटायर हो चुका था, मैं वो टाटा ग्रुप के साथ मैं काम कर रहा था। बीच बीच में मैं मिलता रहता था, वो आप जानते हैं वो पीएम की आदत है, वो बहुत लोगों से मिलते हैं, फीडबैक लेते हैं, वो उनका स्वभाव है, उनका एक किस्म से काम करने का तरीका। तो मुझे लगा कि भाई बुला रहे हैं, हो सकता है कि पूछेंगे कि चलिए अब नई सरकार बन रही है, कहीं कुछ राय लेंगे, तो ऐसा कुछ था। तो मेरे लिए तो कहूँगा कि
बिल्कुल सरप्राइज था कि उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मैं राजनीति में आऊँ, मंत्री बनूँ। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि साहब माने मेरे पूरे परिवार में अगल बगल में कोई ऐसा, क्योंकि हम सब लोग ज़्यादातर सरकार में हैं या प्रोफेशनल हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है। तो मेरे पूरे माने परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, कोई अनुभव नहीं था। हमें कहीं वैसे मुझे शुरू से हम राजनीतिक दुनिया को फॉलो तो करते थे, ये नहीं था कि हम नहीं जानते थे। घर में भी माने बहुत सारे राजनीतिक नेताओं के साथ हमारी दोस्ती थी, पर खुद माने मैदान में उतरना वो कभी मैंने सोचा नहीं था। तो अब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। अब जब देश के प्रधानमंत्री हो वो भी मोदी जी कहते हैं तो मानते हैं। तो आपने कितने उसी वक्त बोल दिया कि ठीक है, या थोड़ा टाइम लिया था? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये मेरा आइडिया है, आप सोचिए इसके बारे में और मुझे बताइए। आपको ये तनाव था कि मैं जो जिम्मेदारी ले रहा हूँ, एक तो नई टेरिटरी है कि भाई पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ, दूसरा कि जिनकी जगह ले रहा हूँ वो भी बड़ी पॉपुलर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी। तो आप जब शपथ ले रहे थे उस वक्त तनाव में थे कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि ये दिन होगा ये तो आपने नहीं देखा होगा? नहीं, तनाव तो नहीं था। मैं जरूर अभी अगर एक तो कभी लोग कहते हैं ना कि मैंने वो समय आपको पूरा मेमोरी भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि अब उस समय हो जाता है। अब मैं कहूँगा थोड़ा बहुत गर्व का विषय तो था जरूर, कि जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमारे परिवार का कोई सदस्य वहाँ पहुँचेगा। थोड़ी बहुत मुझे चिंता नहीं थी, पर यह था क्योंकि मैं घर में मेरे वाइफ के अलावा मैंने किसी और को नहीं बताया, तो मेरे मन में था अच्छा वो टीवी में देखेंगे, अब उनके मन में वो क्या कहेंगे ये भी था। पर सुषमा जी जो हैं, देखिए वो तो उनकी तो मैं तुलना ही नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो बीजेपी की बहुत बड़ी नेता थी, बहुत वरिष्ठ नेता थी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह चुकी थी, बहुत ही अनुभवी मंत्री थी। तो वो माने सुषमा जी थी, तो मुझे कहीं वो कंपैरिजन का माने सोच भी नहीं था। इतना ही था कि अब फॉरेन मिनिस्टर बन रहे हैं, तो अब मुझे एक किस्म से मैं एक नई दुनिया के दरवाजे खोल के मैं अंदर जा रहा हूँ कि ये राजनीतिक दुनिया है। क्योंकि मुझे फॉरेन पॉलिसी पे कोई संकोच नहीं थी, क्योंकि आप उस समय 41 साल हो गए थे फॉरेन पॉलिसी करते करते, तो सब्जेक्ट अगर है तो मुझे पता था कि ये तो मैं संभाल लूँगा। पर ये राजनीतिक दुनिया जो थी, इसके नियम कुछ और हैं, इसकी मर्यादा कुछ और है, कि कैसे चलता है। और मैं कहूँगा कि क्या हुआ कि दूसरे जो मंत्री जो थे और खुद पीएम जो थे, उनको लगा कि भाई ये इनकी मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने अलग अलग किस्म से मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करवाया। जैसे कोई उदाहरण? नहीं, जैसे कुछ होगा वो कहेंगे कि अब पार्लियामेंट है, अब मैंने पार्लियामेंट में बाहर से गैलरी से देखा, पर गैलरी से देखना और फ्लोर में बैठना, खड़ा होना कुछ अलग विषय। तो अब जो हमारे साथ वाले मंत्री थे, वो किसी ने समझाया कि भाई ये ऐसे चलता है, स्पीकर आते हैं या वाइस प्रेसिडेंट आते हैं राज्यसभा में, या ये पार्टी भी ज्वाइन करना। क्योंकि उस समय मैंने सोचा नहीं था कि पार्टी में ज्वाइन करूं नहीं करूं, तो पीएम ने खुद कहा कि आप अपना समय ले लीजिए। तो जब मुझे वहाँ नामांकन का समय आया वहाँ राज्यसभा के लिए, तो फिर मुझे निर्णय लेना पड़ा कि मैं निर्दलीय सपोर्टेड बाय भाजपा हूँ या मैं भाजपा ज्वाइन करूँ, कि दोनों विकल्प थे। तो मैंने फिर बहुत सोचा, फिर मेरे मन में था कि अगर आप टीम ज्वाइन कर रहे हैं तो पूरी तरह से ज्वाइन करनी चाहिए। और ओवरऑल मुझे लगा कि भाजपा की सोच जो है, जो विचारधारा जो है, मेरे से मिलती जुलती थी। तो उसके बाद तो मैंने पार्टी जुलाई में ही ज्वाइन किया। मुझे 4-5 हफ्ते मिले सोचने के लिए। सर देखिए, जितने लोग सुन रहे होंगे वो ये
समझ पाएंगे कि कैसे पीएम का एक तरीका है कि उन्होंने आप पर कोई फैसला लादा नहीं, आप पर कहा कि आप सोचिए, बताइए, रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर आपको अगर पॉलिटिक्स में लेकर आए तो हैंड होल्डिंग की कि आपको ऐसा ना लगे कि मुझे लाके छोड़ दिया, अब अपना तुम काम देख लो। और ये इमेज जो विपक्ष इमेज बनाता है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है, उससे बहुत अलग है। आप अंदर काम कर रहे हैं और आपने कई सरकारों में काम किया है, कई प्रधानमंत्रियों को देखा है, परिवार में आपके लोग रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्रियों को देखा है। पीएम क्या का जो काम करने का तरीका है उसमें कहीं से भी तानाशाही आपको दिखती है? उनका तरीका क्या है? नहीं, देखिए, मेरा खुद अनुभव जो है वो बिल्कुल अलग है। और मैं आपको मैंने 2-3 घटनाएं बताऊं। जी। आप जानते हैं कि उनका पहला बड़ा ट्रिप जो था 2014 में था, जब वो प्रधानमंत्री बन के यूएस गए थे जी। वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन वगैरह। Yes. तो मैं उस समय राजदूत था। तो वो प्लेन से उतरे न्यूयॉर्क में। और हमारे यहाँ परंपरा होती है कि उनका स्वागत के लिए अमेरिका का राजदूत और जो हमारे यूएन में राजदूत जो हैं वो दोनों जो हैं वो सीढ़ी के नीचे खड़े होते हैं और हमारी वाइफ जो होती हैं वो साथ खड़ी होती हैं। तो वो प्लेन से उतरे, कैमरा था, काफ़ी कैमरा थे। तो लोगों ने दूर से पकड़ा कि वो मुझे और मेरे वाइफ को कुछ कह रहे, कुछ माने वो ऑडियो नहीं था, बातचीत हो रही थी। फिर जाते वक्त पूरे ट्रिप के बाद वाशिंगटन से गए। उस में भी उन्होंने माने जाते वक्त कुछ ऐसा कुछ किया, हाथ फैला, कुछ कहा मुझे। अब बाद में आप जानते हैं कुछ महीने बाद मैं विदेश सचिव बना, तो हमारे यहाँ चर्चा हुई कि भाई पता नहीं वो शुरू में क्या बात हुई, बाद में क्या बात हुई। तो मैं आपको बताता, जब वो नीचे उतरे ना, उन्होंने मेरे वाइफ को कहा कि मुझे अभी भी याद है कि मैं जब आपके घर आया था चाइना में, आपने मेरे लिए गुजराती डिश बनाई थी और मैं वापस जाकर मैंने अपने कैबिनेट को कहा कि देखिए, मैं चाइना में एक जापानी ने मेरे लिए गुजराती डिश बनाई। तो अब सोचिए कि ये 4 साल बीत चुके थे, 3 साल बीत चुके थे। जाते वक्त उन्होंने बस मुझे इतना ही कहा कि आप, मुझे पता अच्छा ट्रिप गया, आप थके लग रहे हो, थोड़ा रेस्ट ले लेना। अब बहुत नॉर्मल चीज़, माने ऐसे है जैसे आप, पर कहीं ये क्या होता है, क्योंकि हम लोग जो हैं पूरे राजनीतिक, एक किस्म से राजनीतिक दुनिया में लोगों को लगता है सबकी अपनी अपनी इमेज बनती है कभी कभी। तो ये जो है उनका स्वभाव की छोटी छोटी चीज़ें कि वो कभी कहेंगे कि जैसे मुझे भी अब 10 साल होने वाले हैं जब से वो प्रधानमंत्री बने। मैं एम्बेसडर था, विदेश सचिव था, मंत्री और सचिव और मंत्री के तहत मुझे उनके साथ काफ़ी दौरे पे जाना पड़ता है। कभी बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, वो कहेंगे कि भाई तुम आज लगता क्या तबीयत ठीक नहीं क्या, तो वो माने बड़ी चीज़ भी सोचते हैं। उसके कारण ये नहीं है कि छोटी चीज़ रह जाती, मशीन नहीं है, वो भी बहुत माने एक किस्म से बहुत ह्यूमन है, जो दूसरों के साथ कहीं ना कहीं वो मतलब टीम को साथ लेके चलते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना और सारी चीज़ें। हाँ, और ये भी है कि साथ ही साथ जो टीम को साथ ले जाना कि कोई भी निर्णय, क्योंकि आपने कहा तानाशाही का आपने शब्द प्रयोग किया। देखिए, आज तक मैं प्रधानमंत्री छोड़िए, मैंने कोई और मिनिस्टर भी नहीं देखा या कोई राजनीति में नहीं देखा जो इतना माने टीम के बारे में फिक्र करते। उनके लिए हर चीज़ जो है टीम होती, कुछ भी विषय होता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, हमारे मंत्रालय में वो अफसर लोग लिखते हैं कि साहब उस देश से उस प्रेसिडेंट को आना चाहिए। जैसे आप 26 जनवरी की बात करें, करीब अक्टूबर नवंबर में फाइल चल पड़ती कि किसी को आना चाहिए, इस साल इसकी बारी, चलिए आज ब्राज़ील को बुलाए, ऐसा कुछ चलता। मोदी जी का ऐसा नहीं चलता।
वो क्या होता है कि वो पहले स्ट्रेटेजाइज होता है, माने बैठ के वो टीम बात करती है, आज चलिए हमें 5-6 ऑप्शन दीजिए, आप इसको जस्टिफाई करिए, इसको क्यों लेना है, विकल्प क्या है, उसके प्लस पॉइंट क्या है। तो हर चीज़, हर डिसीजन जो है उनके यहाँ डिस्कशन के बाद ही होता है। तो मैंने इतना कंसल्टेटिव पीएम नहीं देखा। और मैं ये भी कहूँ, इसके कारण हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो चीज़ जो 2 मिनट में निकल जाती थी ना, अब कभी कभी वही चीज़ इसमें 5 मीटिंग लगते हैं, 3 पावर पॉइंट लगते हैं। तो मेहनत भी होती है, पर वो माने बहुत माने सलाह मशूरा के बाद ही आगे जाते हैं। मुझे भी एक उदाहरण याद है सर कि आपको याद होगा प्रधानमंत्री अचानक पाकिस्तान चले गए थे नवाज शरीफ के से मिलने के लिए। हाँ, मैं उस समय था उनके साथ। अच्छा, उसका कुछ वाक्य आपको याद है, क्या हुआ था सर? फिर मैं अपने सवाल पर आता हूँ। नहीं, आप बताइए। मैं ये कह रहा था कि बहुत लोगों ने ये सोचा कि प्रधानमंत्री एकदम से उठे और उनका मन किया और वो चले गए, मतलब जैसे नरेंद्र मोदी कुछ भी कर देते हैं वाला हिसाब है। लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद ही कभी बताया था कि उन्होंने जाने के पहले, क्योंकि नवाज शरीफ ने उनको फ़ोन पे न्योता दिया था, अपनी मर्जी से वो नहीं गए थे, और दूसरा उन्होंने जाने से पहले तब की विदेश मंत्री सुषमा जी को फ़ोन किया था कि क्या आपको क्या लगता है, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नहीं, देखिए, मैं कहूँगा छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, वो उनकी आदत है कि वो लोगों को माने जो कंसर्न लोग जो हैं उनसे बात करते हैं। मैं कहूँगा कोई भी निर्णय हो, वो एक किस्म से उसके प्लस पॉइंट। और मैं ये उसके अलावा मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कभी कभी मान लीजिए उनकी कुछ सोच, उन्होंने कहा कि कभी क्या होता है कि सरकार में एक अगर किसी भी सरकार में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ी कमी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर पहले से अपना मत जो है सामने रख देता है, तो सब लोग कहते हैं सर बहुत अच्छी बात है, हम तो सहमत हैं। ये एक प्रधानमंत्री हैं, अगर इन्होंने कुछ कहा आप उनको ये भी कह सकते हैं कि सर इसके बारे में ये भी सोच लीजिए, और वो कभी इसको बुरा नहीं लेते बल्कि उसको अच्छा लेते हैं कि कभी ये भी कहते मैंने सोचा नहीं था। तो मैं एक किस्म से मैं कहूँगा कि उनकी वर्किंग हैबिट्स जो है वो बहुत, मैं मानूंगा बहुत ओपन है, बहुत डेमोक्रेटिक है। और इसीलिए, क्योंकि जो आप कहते हैं ना कि कभी कभी मुझे बोलने की आदत है, बोलने की आदत देश के बाहर खाली नहीं है, मैं कमरे के अंदर भी बोलता हूँ। अच्छा। तो जो मेरे से काम कर चुके हैं, जो मेरे से काम निकालते हैं, उनको पता है कि मैं बहुत डायरेक्ट आदमी हूँ, मुझे जो कहना मैं कहूँगा, और मुझे उनके साथ काम करने में बहुत कम्फर्ट है। तो आपको वो पाकिस्तान का दौरा याद है सर? उसमें आपकी चर्चा हुई थी मोदी जी से कि हम लोग जा रहे हैं, कहीं हंगामा ना हो जाए? नहीं, उसमें क्या हुआ कि वो हम लोग निकल रहे थे उस समय, काबुल से निकल रहे थे, और फिर उनकी बात हुई नवाज शरीफ से, और वो बात वो शादी वादी पे थी। और फिर क्योंकि वो उसके बाद बात बनी कि भाई जाना चाहिए रास्ते में, तो फिर उन्होंने इनको, जैसे आपने कहा, सुषमा जी को फ़ोन किया, और हम लोग जो हैं, हम लोग सब तैयार थे उस टाइम निकलने के लिए। तो आप मेरे साथ NSA अजय डोभाल भी थे, तो आपस में थोड़ी बात हुई उस पर, फिर उसके बाद ही हम लोग आ गए। अब जब ऑपोजिशन कई बार ये कहता है कि मोदी जी चले गए, नवाज शरीफ की बिरयानी खाकर आए और कुछ हुआ नहीं, पाकिस्तान ने तो देखिए आतंकी भेजे, रेट्रोस्पेक्ट में जब आप कभी चीज़ें पलट के देखते हैं, आपको लगता है वो फैसला ठीक था, गलत था? देखिए, मैं कहूँगा उस फैसला का सबसे प्लस पॉइंट मैं कहूँगा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अलग अलग सेंटर होते हैं, माने कुछ लोग आपसे काम करना चाहते हैं, कुछ लोग उसके खिलाफ हैं। तो जो आतंकवाद भेजते हैं वो एक व्यवस्था के हैं। उस समय उनके जाने से प्लस पॉइंट ये निकला कि बाद में जब वो समय आया, जब हमें कुछ माने कड़ी निर्णय लेनी थी, जब उरी बाद में 16 में हुआ, बाद में बालाकोट 19 में हुआ, दुनिया, दूसरे सरकार, सब लोगों के मन में था कि देखिए ये वही मोदी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ माने हाथ बढ़ाए,
उसके कारण जो जब हमें कुछ और करने का समय आया, तो दुनिया में वो अंडरस्टैंडिंग थी हमारे बारे में। मैं तो कहूँगा कि इसका बहुत फायदा मिला। बाद में लोगों को लगा कि इन्होंने सीधे हाँ। जो है अपना कदम पीछे नहीं खींचा, हाँ। पहले प्रयास किया, हाँ, और उसके बिल्कुल, बाद बिल्कुल। जब नहीं मिला उस हाँ। तरह से तो हार देश नहीं, और नहीं मिला, उसके बाद उनके साइड से ऐसी कुछ माने घटनाएं हुई जिसका जवाब देना पड़ा। कि हमारे यहाँ ये लगा कि देखिए उन्होंने कितना सहा, कितना झेला और फिर जवाब दिया। और मुझे लगता है सर, प्रधानमंत्री को एक चीज का श्रेय और जाएगा कि उन्होंने दुनिया में बार बार अलग अलग मंचों से ये बोल कर कि हम आतंकवाद के पीड़ित, और हम अकेले पीड़ित नहीं है, दुनिया पीड़ित है। आपको ये समझना होगा, आज की डेट में पाकिस्तान को आइसोलेट किया है, जो कि लोग मानने को कई बार तैयार नहीं होते। देखिए, आप फर्क ये देखेंगे, एक की 26/11 और अभी के इस 10-12 साल में फ़र्क क्या? उस समय 26/11 के बावजूद दुनिया बहुत ऐसी सरकारें थीं जिन्होंने कहा अरे उनके यहाँ किसी और ने कर दिया होगा, इंडिया पाकिस्तान आप संभालो इसको, कुछ नहीं करो। तो मैं कहूँगा पाकिस्तान के पक्ष में बोलने वाले ज़्यादा थे, अब बहुत कम है। दूसरी बात है कि लोगों को लगता है कि भारत जो है, और पाकिस्तानियों को भी वो मैसेज किया है कि भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा, और एक बार वो आपके दिमाग में बैठ जाए ना तो फिर वो खुद कहते हैं उनको कि भाई ये नहीं करो। तो पाकिस्तान पे दबाव ज़्यादा बढ़ गया है, और मैं कहूँगा हमने एक किस्म से आतंकवाद को एक ग्लोबल इशू बना रखा। मोदी जी खुद कहते हैं कि शुरू में लोग को लगता था कि या तो ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है या इंडिया पाकिस्तान का इशू। जब तक वो आए तब तक ये ग्लोबल इशू नहीं था, इन्होंने इसको ग्लोबल इशू बनाया। और पाकिस्तान तो वैसे भी आजकल काफ़ी घबराया हुआ रहता है सर। उनके यहाँ कई टेररिस्ट जो हैं वो अचानक से मर जा रहे हैं, किसी को सड़क पर। हाँ, मैंने भी ऐसी कुछ खबर सुनी है। लेकिन कई अखबारों में या एक विदेशी अखबार में दावा है कि भारतीय एजेंसीज पाकिस्तान में आतंकियों को मार रही है। भाई देखिए, आप जानते हैं कि कोई इंटेलिजेंस के हिसाब से स्टोरी लिखता है तो कोई भी सरकार इस पर टिप्पणी नहीं करती। पर मैं तो थोड़ा हैरान हूँ कि विदेशी न्यूज़पेपर को आतंकवादियों के बारे में इतनी फिक्र क्यों, कि ये कैसे लोग हैं, क्या करते हैं। अगर ऐसे लोगों को कुछ हो जाता तो हो जाता। और यही नया इंडिया है। अब पता नहीं नया इंडिया है, हो सकता कि वो पुराना पाकिस्तान भी हो। सर एक चीज ये भी बताइए कि दाऊद इब्राहिम को लेके बीच में खबर चली कि मर गया है या उसको उसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं। पाकिस्तान से फिर बातचीत होने की कोई स्थिति दिख रही है? देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि बातचीत नहीं करेंगे। हमने दो चीज़ें कही हैं कि जब तक आप आतंकवाद करते जाओगे तब तक जो है आपको ये आपकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि बाकी रिश्ते जो हैं वो अपनी पटरी पे चलेंगे। आतंकवाद को माने हम उस पर हम नज़रअंदाज कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुंबई से गलत मैसेज गया उनके पास कि 26/11 के बाद कि ऐसी बड़ी घटना हुई, उसके बाद तब भी नॉर्मल में ज़िंदगी चल रही थी। दूसरा विषय है कि अगर हमें बात भी करनी है तो हमें आतंकवाद पे बात करनी, हमें उनको बिठा के पूछना चाहिए कि भाई अब इसको बंद कब करो, और आश्वासन से नहीं चले। हमें पता है कि ज़मीन में हो क्या रहा है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि पड़ोसी होते हैं, पड़ोसियों के साथ हर देश जो है, कोई देश पड़ोसियों के साथ बुरा माने अच्छा ही चाहता है, पर ये नहीं हो कि अच्छा चाहने के लिए आप आतंकवाद को बर्दाश्त करें, ये नहीं चले। पर सर एक तरफ बातचीत नहीं हो रही है और दूसरी तरफ आपकी सरकार के मंत्री कह देते हैं कि हम पीओके भी लेकर चले आएंगे। नहीं, देखिए पीओके जो है, पीओके पे
संसद का एक सर्वसहमति के साथ एक पोजीशन, आप जानते हैं वो पोजीशन, ये पूरे देश पे जारी है, हर दल इसको मानता है। आप भारत के किसी भी नागरिक से पूछें कि भाई आपको क्या लगता है कि पीओके भारत का अंग है, वो कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो सबकी उम्मीद तो है कि, पर आपको लगता है ये कभी संभव है कि पीओके आ पाएगा या सिर्फ चुनावी मुद्दा या बयानबाजी लगती है? नहीं, देखिए बात क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। सर, पाकिस्तान है और एक दूसरा अपना पड़ोसी है चाइना, जिसको लेकर ऑपोजिशन का हमेशा से स्टैंड ये है कि चाइना से मोदी डरते हैं और चाइना भारत की सीमा भाई में वो घुस डरने गया। वाले कहते हैं, आप उनका रिकॉर्ड देखिए। आप उनका मैं दो चीज़ बताऊं ऑपोजिशन के बारे में, खासकर कांग्रेस पार्टी के बारे में। एक तो उनका रिकॉर्ड देखिए, वो जमीन की बात कहते हैं। जमीन कब गई? 62 में गई, युद्ध के पहले, युद्ध के बाद। फिर वो कहते हैं कि अरे देखिए उन्होंने एक गांव बनाया, उन्होंने एक पुल बनाया। आप उसमें बारीकी में जाइए, वो गांव वहाँ बना था जहाँ 59 में, ये पंडित नेहरू का बयान है संसद में, एक लोंगजू नाम का जगह है, उस समय चाइना ने वहाँ कब्जा किया था और हमारे जवानों को मार के कब्जा किया था 59 में। वहाँ गांव बनी, मॉडल विलेज जो कहते हैं। ये पुल की बात कहते हैं, पुल जो है पंगोंग त्सो में बनी। वो पाकिस्तान जो है, सॉरी चाइना जो है, 1958 और 1962 के बीच में उन्होंने वो पंगोंग त्सो का वो हिस्सा और वो लेक के जो बगल जो उसके एक फोर्ट है वहाँ, खुरनाक फोर्ट नाम का जगह है, वहाँ उन्होंने तब कब्जा किया था। तो ये गुमराह करते हैं जैसे अभी कुछ हुआ है कि ये हमारा कसूर। हकीकत है कि जब ज़मीन गया है उनके समय में गया है, और उसके बाद जाने के बाद अगर कोई उनकी कोई भी जिम्मेदारी होती सीमा के बारे में, वो कम से कम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाते। जब तक मोदी जी तब तक उन्होंने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हाथ खड़े कर दिए कि उनका कुछ काम नहीं किया, और तर्क ये दिया कि भाई उसको ऐसे ही छोड़ दो, फिर चीनी भी नहीं आएगी। बल्कि माने इसका जो असर जो था हमारे जवानों पे था, क्योंकि वो चीनी जो अपने गाड़ी में आते थे, हमको पैदल जाना पड़ता था। तो पिछले 10 सालों में बदला। अगर आज इतने हज़ारों में हमारे जवान वहाँ डिप्लॉय हुए, अगर हम 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते तो हम उस संख्या में उनको सपोर्ट नहीं कर सकते थे। तो ये जो है, ये जब से ये 2020 उनको देखिए, 19 में उन्होंने बहुत सारे अफवाह फैलाए थे 19 चुनाव के लिए, बात नहीं बनी। अब 20 में कुछ नया मुद्दा ढूंढ रहे थे, और ये देखिए उनकी सोच भी देखिए कि हम जो हैं, अब देश जो है किसी पड़ोसी ने कुछ गलत काम, कुछ मैं कहूँगा कि अपने जो एग्रीमेंट के उल्लंघन करते हुए बड़ी मात्रा में फौज आपके बॉर्डर पे लाए, सपोर्ट करने के बजाय उनको लगा कि भाई मुझे नया मुद्दा मिल गया, चलो इसको हम राजनीतिक मुद्दा बना देते। तो इसमें जो है, हम अगर आप देखेंगे पिछले 4 साल से हमारी फौज जो है वहाँ डिप्लॉय हुई है, वहाँ डिप्लॉय होती रहेगी, वहीं रहेंगे जब तक हमने साफ, और ये मैंने बहुत पब्लिक में बहुत क्लियरली कहा। जैसे मैंने कहा, कोई भी देश पड़ोसियों के साथ बुरा रिश्ता नहीं चाहता, पर अगर पड़ोसी जो हैं, जो आपके 30 साल पुराने जो भी समझौता हुआ है उसका उल्लंघन करें, उसके खिलाफ अपने दबाव डालने की कोशिश करें, तो उनको जवाब जरूर मिले। तो सर, आप कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि गलवान घाटी की घटना के बाद से लेकर अभी तक में भारत की सीमा में चीन के सैनिक नहीं घुसे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि आप जो लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल जो है एक बैंड जैसा है। हम दोनों जो हैं अपने बेस में रहते हैं 2020 के पहले। 2020 के बाद दोनों आगे आए, तो उसके बाद क्या हुआ है कि बहुत सारी जगह में वो अपने बेस में गए, हम अपने बेस में गए। अभी जो है विषय जो है वो पेट्रोलिंग का विषय,
कि हम जो पहले जहाँ जहाँ पेट्रोलिंग करते थे वहाँ वो को रोकने की कोशिश करते हैं, अगर वो करते हैं तो हम भी करते हैं। तो अभी जो मैं कहूँगा लाइव इशू जो है वो पेट्रोलिंग का। तो ये जो फैलाया जा रहा है कि हमारे ज़मीन में उन्होंने गांव बनाया है, ब्रिज बनाया है, बहुत सारी ज़मीन गई है, ये बिल्कुल बेबुनियाद। सर, चाइना के साथ आज की डेट में फिर हमारे रिश्ते कैसे हैं? क्या क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने तरफ से उसको लेकर भी बड़ा प्रयास किया कि शी जिनपिंग से अच्छे रिश्ते हों, चाइना से अच्छे रिश्ते हों। हाँ, देखिए मैंने कहा कि हर देश पड़ोसियों के साथ करते हैं, नेपाल के साथ करते हैं, श्रीलंका के साथ करते हैं, तो प्रयास तो करना चाहिए। पर अगर प्रयास सफल रहे तो अच्छी बात है, अगर असफल है तो कोशिश करनी चाहिए। पर अगर बीच में ऐसा कुछ आता है, कोई रुकावट आता है, या जैसे उनका व्यवहार जैसे अभी जो वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल कंट्रोल में चल रहा है, तो उसका भी जवाब। तो मैं कहूँगा कि हर रिश्ता हर समय हर दिन बिना चुनौती के नहीं रह सकता। सर, बीच बीच में ऐसी बातें होने लगती हैं कि चाइना से युद्ध हो जाएगा, पाकिस्तान से युद्ध हो जाएगा, पाकिस्तान चाइना 2 वॉर फ्रंट खोल देंगे और भारत को दोनों तरफ से जूझना पड़ेगा। क्या भारत ऐसी चुनौतियों के लिए तैयार है और क्या ऐसी कोई नौबत आपको दिखती है? क्योंकि एक प्रश्न ये कहा जा रहा है सर कि चाइना जो है उसकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, इंडिया ऊपर बढ़ रहा है, वहाँ नौकरियाँ जा रही हैं, वहाँ रियल एस्टेट नीचे जा रहा है, वहाँ से कंपनियाँ भारत आ रही हैं, ये चीज़ भी चाइना को पसंद नहीं है। तो क्या चाइना कुछ ऐसा कर सकता है? नहीं, देखिए, कोई भी देश, कोई भी सरकार, वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि हर सिचुएशन के लिए वो अपनी प्लानिंग करे, ये स्वाभाविक है। तो हमारे जो मिलिट्री वाले जो हैं वो अपनी प्लानिंग तो करते होंगे। पर अगर आप मेरे से पूछें, एक तो युद्ध जो है कहना बहुत आसान है, युद्ध हकीकत में माने बहुत सीरियस मामला है। कोई भी देश माने बिना सोचे समझे, 1000 बार सोचे समझे युद्ध शुरू नहीं करता। तो मैं नहीं मानता कि तनाव जरूर है, ये मैं खुद कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारे रिश्ते जो हैं वो नॉर्मल नहीं, पर उस वहाँ से कहना कि भाई कल ऐसी संभावना है, वो बहुत माने आप बात को बहुत बढ़ा रहे हैं। पर अगर आप कह रहे हैं तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। सर, अगर हम आस पड़ोस में और बात करें, जैसे बार बार एक ये है कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, चाइना से नहीं हैं, अभी मालदीव्स को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया, उसको लेकर भी। क्या ये जो ऑपोजिशन का आरोप है कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ठीक नहीं, उनको विदेश नीति की समझ नहीं है? तो मैं कहूँगा पहले इतनी समझ थी कि चाइना ने श्रीलंका में हम्बानटोटा में बंदरगाह बना दिया। बांग्लादेश में आपकी इतनी समझ थी कि बांग्लादेश की धरती से आतंकवाद जो है पूरे नॉर्थ ईस्ट को तबाह करते थे। उस समय आपकी इतनी सोच थी मालदीव्स में, अब मालदीव्स की बात कर रहे हैं कि हमारी कंपनी जो वहाँ एयरपोर्ट चलाती थी उसको निकाला गया। तो भाई आप रिकॉर्ड देखिए ना, कहना अभी बात आसान है, मेरा तो अनुभव उल्टा है। आप यहाँ श्रीलंका अगर आप जाएंगे, सरकार को आप छोड़िए, आप पब्लिक से जाके पूछिए कि भारत में आपके बारे में सोच क्या, वो कहेंगे भारत एक देश है जब हम माने हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि वहाँ खाने पीने के लिए माने रोज पेट्रोल नहीं था, खाना पीना नहीं था, वहाँ बिजली नहीं थी, और बाकी दुनिया माने इसको डिस्कशन चल रहा था। IMF कह रही थी भाई हम आपका फाइल चल रहा है। अगर उनको किसी ने उस समय मदद की, भारत ने मदद की, और वहाँ की पब्लिक पहचान थी। आप नेपाल और बांग्लादेश में जाकर पूछिए कि कोविड के समय में वैक्सीन आपको किसने दी। मालदीव्स में देखिए, मालदीव्स में राजनीति, आप पब्लिक से जाके पूछिए ना, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें हो जाती। पर मैं ये भी कह सकता हूँ मालदीव में कि वो देखिए वो भी उनके जैसे मैं पड़ोस की बात करता हूँ, उनके लिए भी हम पड़ोसी हैं और छोटे पड़ोसी नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं उनके यहाँ भी समझ है कि इसको हमें एक किस्म से मैनेज करना हो। तो पॉलिटिक्स में हो जाता है हर समय। देश के अंदर क्या होता है, अलग अलग पार्टियां होती है, कभी किसी की बनती है, कभी किसी की नहीं बनती।
जब नहीं बनती तभी आप जैसे आप इसको चला के कोशिश तो करते ना, तो वैसे ही हम पड़ोस में करते हैं। सर, आप बार बार बता रहे हैं कि पहले की सरकारों में क्या हुआ और आज से कंपैरिजन होना चाहिए, और स्पेशली मैं चाइना की बात करूं, आप चाइना में एम्बेसडर भी रहे हैं। उस समय जब आप एम्बेसडर थे और तब की सरकार चाइना से कैसे डील करती थी, और अगर अभी की डील करने के तरीके को आप कंपेयर करें? नहीं, देखिए, ऐसा था कि उस समय जो था, एक तो समय कुछ और था, और मैं फील्ड में था, तो मुझे काफ़ी जानकारी थी। जो फिल्म राजदूत होता है तो उसको ज़्यादातर पता ही होता है। तो मैं कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे विषय थे जहाँ दोनों का करीब करीब सोच मिलता जुलता था, पर कुछ ऐसे विषय थे जहाँ नहीं था। जैसे उस समय की सरकार, उन्होंने ये चाइना के बारे में कहा कि वो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब मैं खुद इसमें, हम लोगों को हमारे लिए आश्चर्य की बात थी कि भाई चाइना जो हमारे ज़मीन पे अपना क्लेम डाल रहा है, उसको हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैसे कह सकते? पर उन्होंने कह दिया। उस समय की सरकार जो थी, कोशिश कर रही थी कि चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ था। तो अब पर हम जो हैं माने सरकार में थे, तो हम पब्लिक में थोड़ी कह सकते थे, पर सरकार में ज़रूर हम कहते थे कि हमें लगता है कि ये हमारे हित में नहीं है। तो उनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी, बहुत सारे पॉलिसीज़ मैं कहूँगा बुरे नहीं थे, कुछ ऐसे पॉलिसीज़ थे, पर मुझे पॉलिसीज़ नीति से ज़्यादा उनकी जो तैयारी जो थी, जैसे मैंने कहा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय आप जानते हैं हर साल करीब 3,000 करोड़ का बजट था, अभी 15,000 करोड़ का बजट, और यह बजट भी बढ़ता जाएगा। तो जो तैयारी जो होनी थी, और उस समय ये भी था कि हम, क्योंकि एक तो है जो कूटनीति की जो परिप्रेक्ष्य होती है, उसमें तो हम बिल्कुल शामिल थे, पर उसके साथ एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य होती, वो कांग्रेस पार्टी से, वो जो है वो रिमोट कंट्रोल वाले चला रहे थे। तो अगर आप देखेंगे उस समय उनकी क्या सोच थी, उनका कंफर्ट लेवल क्या था, वो कुछ और था। तो आप कह रहे हैं कि जो भारत उस वक्त अपने आप को मजबूत नहीं कर रहा था बॉर्डर के एरिया में, और जो कमज़ोर था, वो कांग्रेस पार्टी की सोच की वजह से था? मैं कहूँगा सोच था, या कहीं उनमें आत्मविश्वास नहीं था, कहीं लापरवाही थी, ये कहना मुश्किल। पर इतना तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि उस समय चाहे ये हमको भी बताया जाता था कि चाइना का ख्याल रखिए, कि हम अपने हित को बड़े माने विश्वास के साथ सामने रखने का जो अभी जो हमारा पोजीशन है वो नहीं था। अब ये मुझे पूछने से की ज़रूरत नहीं, आप खुद जानते। उस समय आप याद करिए कि हमारी पोजीशन क्या थी चाइना के बारे में। तो 2014 से पहले वाला अगर इंडिया होता सर, तो जो गलवान के बाद हमने एकदम से आंख मिलाकर स्थिति बॉर्डर पर बनाई हुई है, या हमारे सैनिक भी खड़े हैं, तुम्हारे खड़े हैं तो खड़े हैं, हमारा रफेल भी स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पर खड़ा है, तुम्हारा अगर खड़ा है तो खड़ा है, वो स्थिति क्या 2014 के पहले अगर गलवान हुआ होता तो हो पाती? भाई क्या, मैं आपको उदाहरण कुछ और देता हूँ, फिर आप समझ लीजिए। आप जानते हैं कि 2017 में हमने एक गठन शुरू किया था, क्वाड नाम का। हाँ। जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ, वही हमने 10 साल पहले प्रयास किया था 2007 में। उस समय चाइना नाखुश था, उसने सब पे दबाव डाला और हम सब लोगों ने छोड़ दिया उसको। तो एक मीटिंग के बाद उसको बंद कर दिया। इस बार जब उन्होंने अपना इसका विरोध प्रकट किया, तो हमारे यहाँ था कि ठीक है, अपने बात रखिए, पर हमें जो करना अपने हित में करना हम कहेंगे। तो अगर वही क्वाड का आप तुलना करें कि पहले क्वाड को कैसे हैंडल किया, अब हमारे यहाँ लोग जो हैं वो कहते हैं कि भाई दूसरे लोग खड़े नहीं हुए। ये तो यहाँ तो किसी बहाने में कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। सर, ये कनाडा वाले भाई साहब क्यों नाराज चल रहे हैं? आप उनसे पूछिए ना। देखिए, कनाडा वाले भाई साहब जो हैं
वो दुनिया को कहते हैं कि बहुत डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह पे बहुत ज्ञान देते हैं। खुद उनके यहाँ कैसे चलाते हैं वो अलग प्रश्न। आप जानते हैं कि जब हमारे यहाँ जब वो किसानों का आंदोलन चल रहा था तो वो उस समय उन्होंने कुछ बयान दिया था। बिल्कुल। जब आप देखते हैं कि उनके यहाँ जब ये ट्रकर स्ट्राइक जब चल रहा था उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की। तो उनकी अब मेरे ख्याल से तकलीफ़ ये है कि उन्होंने राजनीतिक कारणों के लिए उनके यहाँ जो खालिस्तानी जो विचारधारा के लोग जो हैं उनको उन्होंने काफ़ी स्पेस दिया है। उनकी वो मदद लेते हैं, राजनीतिक हेल्प लेते हैं। कुछ लोग उनके कोलिशन पार्टनर, कोलिशन पार्टनर नहीं है, वो पार्लियामेंट में सपोर्ट लेते हैं, आउटसाइड सपोर्ट लेते हैं। तो उनकी मजबूरी भी है और उनको लगता है कि मैं घर में कुछ कर सकता हूँ, बाहर कुछ कह सकता हूँ। तो जब ये जो है, जैसे मैंने कहा, कुछ समय के लिए चलता है, कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन होता है। सर, कनाडा ने आज तक निज्जर की हत्या पे कुछ सब्सटैंशियल सबूत दिया है कि भाई जो भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है कि भारत ने किया है, कोई सबूत दिया है? जो मुझे अभी तक जो ज्ञान है अभी तक दिया नहीं। कोई सबूत नहीं? नहीं। तो दुनिया में माहौल बनाए हुए हैं कि भाई इन्होंने किया है। नहीं, इसीलिए तो हम कहते हैं, देखिए, हम कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हमारा कुछ हाथ था, तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, गलती से, प्लान से, जो भी है, हमें कुछ तो बताइए ना। हम आज तक हमने ये इनकार नहीं, हमने नहीं कहा कि हाँ जो भी होगा हम बात नहीं करेंगे या देखेंगे नहीं, बल्कि हमने ये कहा कि कुछ होगा तो ज़रूर बताइए, हम इसकी जांच कराएंगे। सर, क्या एक बात ये भी सच है कि ये जो नया और पावरफुल भारत है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता है, इससे कई लोग हमारे दोस्त दिख तो रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर इस बात को पसंद नहीं कर रहे कि भारत इतना पावरफुल हो रहा है, चाहे उसमें अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूरोप हो, कोई भी देश हो, इनको अंदर ही अंदर शायद पसंद नहीं आ रहा ये नया और मजबूत भारत। ये सच है क्या? जो आप कह रहे हैं उसमें कुछ सच तो है। कुछ सच है कि एक है कि भारत पावरफुल हो रहा है, दूसरा है कि हमारे यहाँ एक मैं कहूँगा नेशनलिस्ट टाइप गवर्नमेंट है जो उनके मॉडल पे नहीं चलती। उनकी कंफर्ट लेवल भाजपा के साथ, इस जो हमारे यहाँ जो नेशनलिस्ट विचारधारा के साथ नहीं है। वो चाहते हैं कि जो पहले जो था, जो उनको लगता है और वेस्टर्नाइज्ड लोग थे, उनके साथ, उनके वेवलेंथ पे थे, मैं कहूँगा। तो थोड़ा बहुत ये विचारधारा की बात है, थोड़ी बहुत मैं कहूँगा ये संस्कृति की बात है। ये भी है कि दुनिया में अलग अलग देशों के बीच में स्पर्धा होती है। स्पर्धा में क्या होता है, अगर थोड़ा दोस्त भी थोड़ा आगे चले जाए तो कहीं ना कहीं चुपता तो है। तो वो जैसे 3 इडियट्स में था सर कि खुद फेल हो जाए तो दुख होता है, दोस्त टॉपर हो जाए तो ज्यादा दुख होता है। डबल होता है। तो क्या होता है कि ये है। पर मैं ये भी कहूँगा कि सबके बारे में नहीं कहूँगा, कुछ ऐसे भी देश हैं, कुछ ऐसी भी सरकारें हैं जो चाहते हैं कि भारत माने और बड़े, एक किस्म से दुनिया में एक बैलेंस बने। उनको लगता है कि अगर भारत की प्रगति में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के देश जो हैं उनका एक ओवरऑल एक बेनिफिट होगा। तो इसमें थोड़ा सा विवाद है, पर ओवरऑल अगर आप देखें, खासकर आपकी दुनिया में, मेरी दुनिया से ज़्यादा, राजनीतिक कूटनीतिक दुनिया से ज़्यादा ये फीलिंग जो आप कहते हैं ये प्रेस में बहुत है। अगर मैं कभी क्योंकि हम लोग तो प्रेस उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, पिछले महीने में देखें, 2 महीने में देखें, उनको हमारे चुनाव के बारे में जितनी नेगेटिव कमेंट्री आई है प्रेस में, वेस्टर्न प्रेस में, ये मैं आपको बता भी नहीं सकता। कि कोई कहता है कि अरे ये इलेक्शन, जैसे मोदी जी में कुछ गुनाह है कि अरे ये इलेक्शन अपने आप ऊपर बना रहे हैं। अरे देश का प्रधानमंत्री है तो अपने ऊपर ही तो करेगा ना। या अरे देखिए वो इतनी मार्जिन से जीत रहे, आप पॉलिटिकल पार्टी अच्छे मार्जिन, ये ऐसा कहना है कि आज टेस्ट में आपको बहुत सारे मार्क्स मिल रहे,
और जो हमारे बारे में कुछ हो जा, कभी कभी हमारे वोटिंग मशीन पे टिप्पणी करते हैं, इलेक्शन कमीशन पे करते हैं, हमारे जो पूरी प्रक्रिया जो है इलेक्शन की प्रक्रिया पे कुछ नेगेटिव कुछ चीज़ें अफवाहें चले जाते हैं। तो ये होता है, मुझे लगता है कि ये जैसे मैंने कहा एक लिबरल लेफ्ट ग्लोबल नेटवर्किंग जो हमारे लिबरल लेफ्ट दुनिया से जुड़ी हुई। तो सर ऑपोजिशन चाहता है कि मोदी जी ना आए, ये समझ में आता है। ये विदेशी ताकतें क्यों चाहती हैं मोदी ना आए? नहीं, ये विदेशी विचारधाराएं जो है ना, ये एक किस्म से ऑपोजिशन के साथ जुड़ गई। ये भी ऑपोजिशन है, आप पहचानते नहीं है। आप सोचते हैं कि ऑपोजिशन हमारी सीमा में ख़त्म हो जाती। ये ग्लोबलाइज दुनिया है, माने जितनी ऑपोजिशन देश में कमज़ोर हो ना, बाहर की ऑपोजिशन उनको सपोर्ट देती, लाइफ सपोर्ट देती कि भाई आज जैसे आपने कहा आज थोड़ा आपके मार्क्स अच्छे नहीं है ना, मेरे उधार में ले लो कुछ। तो मे बी इनको ये लगता है कि मोदी जी नहीं आएंगे तो थोड़ा इंडिया को कंट्रोल करना आसान होगा। नहीं, उनको तो सब पता है कि मोदी जी आएंगे। तो वो तो जानते हैं, उनकी नैरेटिव देख, वो उनका नैरेटिव नहीं है कि नहीं आएंगे, उनका नैरेटिव है आएंगे, पर देखिए वो सब ठीक नहीं हुआ। तो एक किस्म से वो एक आगे की जो रिजल्ट जो है उसको अभी से उन्होंने अटैक शुरू करना। उनको ये नया भारत, नरेंद्र मोदी का भारत जो है वो थोड़ी तकलीफ दे रहा है। लेकिन आप नैरेटिव की बात कर रहे थे सर, अभी प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया एक रैली में, उसको लेकर बड़ा हंगामा हो गया। उन्होंने मनमोहन सिंह की याद दिला दी कि उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी खास तौर पर मुसलमानों का है। तो सच तो है ना सच। हाँ, उन्होंने कहा तो था ना। हाँ, तो कहा नहीं, लेकिन ऑपोजिशन का कहना है आप हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीते। नहीं भाई, ऐसा है, देखिए रिकॉर्ड में तो साबित कहा है। अगर जब कहा है उसका आप कुछ और अब अर्थ आप निकलना चाहते हैं कि अरे कहा है पर उसका मीनिंग नहीं था, अब वो कांग्रेस पार्टी तो कहेगी, पर रिकॉर्ड क्या कहता है? अब राजनीति छोड़ी, आप जिस भी भाषा में कहा है या कहा है या नहीं कहा, आप मुझे बताइए कहा है या नहीं कहा? नहीं, कहा तो है। तो फिर विवाद का विषय कहाँ बना? उनका कहना है नरेंद्र मोदी के पास काम नहीं है दिखाने के लिए, इसलिए वो पुरानी बात याद दिला रहे हैं। अरे कहा है तो कहा है ना। तो कहा है और कोई आपको याद दिला रहा है, तो याद दिलाने में क्या गुनाह है? क्योंकि आप मैं देखिए, एक मिनट उसको साइड पर रखिए। ये सच है या नहीं है कि पहले तुष्टीकरण होती थी? हम लोग मानते हैं कि होती थी। अगर तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स इस देश में 2014 तक चलती थी और आज कोई राजनीतिक माने कोई कैंपेन के बीच में उसका जिक्र करता है, तो ये फैक्चुअल है या नहीं? हम लोग मानते हैं कि तुष्टीकरण था पहले, सर, और आज भी कांग्रेस पार्टी जो है तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चला रही। उस जमाने में उन सरकारों में आपने तुष्टीकरण अंदर भी महसूस किया है सरकार में रहते हुए? नहीं, देखिए मैं कहूँगा, मैं अपनी दुनिया की बात करता हूँ। विदेश नीति में देखिए, ये मुझे समझाइए, 1948 में इजराइल आज़ाद इंडिपेंडेंट हुआ, 1948 से 1992 तक आपने एम्बेसडर नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा? अच्छा, 1992 में चलिए आपने एम्बेसडर भेज दिया। 1992 के बाद 2017 तक भारत का प्रधानमंत्री इजराइल क्यों नहीं गया? इजराइल कोई छोटा मोटा माने ऐसा देश नहीं है, माने इसकी अपनी महत्व होती है, अपना वजन होता है। वो हमारे सुरक्षा में शुरू से हमारे पार्टनर रह चुके हैं। तो ये मुझे बताइए कि अगर आपने इजराइल जैसे देश को दूर रखा, ताकि आप फिलिस्तीन के करीब भी अक्टूबर 7 को जब वहाँ आतंकवाद की घटना हुई, अब मुझे ये बताइए कि कुछ पार्टियों को बहुत तकलीफ हुई उसको आतंकवाद कहने में, क्यों तकलीफ हुई? तो ये नहीं, देखिए ये दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं कि इनकी पॉलिटिक्स क्या है, हमारी पॉलिटिक्स क्या है। तो विदेश नीति भी मुस्लिम वोट बैंक देखकर तय हुआ करती थी। बिल्कुल। आपका पाकिस्तान पॉलिसी में
आपको लगता है कि वोट बैंक नहीं था? देखिए, ये नहीं है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स घर में रखो, बाहर नहीं करो। वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है उनके जहन में था, तो देश में भी करते हैं, देश के बाहर भी करते हैं। और एक किस्म से आपके एक बार वो आपका स्वभाव बन जाए ना। तो आपके हिसाब से इस बार 400 पार है? हमें देखिए विश्वास तो है, क्योंकि जो पब्लिक में जो एक तो है कि पब्लिक को 10 साल का अनुभव है, और 10 साल में उन्होंने, मुझे लगता है कि हर नागरिक ने अपने जीवन में परिवर्तन देखा है। जो गरीब हो उसको लगता है कि भाई अनाज मिला, गैस मिला, बिजली मिली, सड़क मिले। जो मध्यम वर्ग के लोग जो हैं उनको लगता है कि रोज़ की ज़िंदगी में जो सुविधाएं जो हैं, आज जैसे खुद मैं अपनी डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, पासपोर्ट, आप भ्रष्टाचार कम हुआ, पब्लिक सर्विस जो हैं, आपकी 5G टेक्नोलॉजी चल रही है, सबको इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ जो उन्नति जो हुई है, जो परिवर्तन जो आया है, पिछले आप देखिए कि पिछले 10 साल में करीब 75 नए एयरपोर्ट बने। रेलवे का तो इतना, माने रेलवे को तो आप पहचान नहीं पाएंगे, इतना परिवर्तन आया वहाँ। रोड में रोज जो है करीब 28 किलोमीटर नई हाईवे बन रही। तो आप सोचिए कि आप कहीं भी जाए, जैसे मैं साल बाद 6 महीने बाद कहीं जाता हूँ, वही जगह मुझे दिखाई देता कि अरे वो पहले नहीं था, ये अब पहले नहीं था। तो मुझे लगता है कि इस बार जो मोदी जी ने कहा कि पहली बार जो है लोगों ने उम्मीद के कारण वोट दी, 5 साल बाद भरोसा किया। इस बार मुझे लगता है कि 10 साल बाद वो देखते हैं कि रिकॉर्ड है, बड़ा सॉलिड रिकॉर्ड है, और इसीलिए जब वो कहते हैं कि मैं आगे आगे ये करूँगा, तो उनको लगता है कि भाई ये गारंटी जो है, ये सीरियस गारंटी, जैसे वो कहते हैं गारंटी की गारंटी। अब सर आप नेता जैसा वैसे बोलने लग गए। ये 5 साल में देखिए 5 साल में अच्छे कंपनी में थे ना। अच्छी संगत का असर है। सर लास्ट में एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ कर रहे हैं, छोटे छोटे जवाब अगर आप दे सके। हम छोटे छोटे सवाल पूछ रहे हैं कि वो ग्लोबल लीडर कौन है जिसको लगता है कि टैकल करना बड़ा टफ है अभी जो है? अरे यार कैसे सवाल पूछ रहे हैं। हम मोदी जी के लिए कोई असंभव नहीं है, कोई असंभव। वो तो देखिए मैं अमेरिका का बताता हूँ। शुरू किया ओबामा से, ट्रम्प आए तो लोगों ने कहा कि भाई ट्रम्प हैं, बहुत ट्रम्प के साथ दोस्ती बनी। उसके बाद बाइडेन आए, उनके साथ भी बहुत अच्छा है। तो मोदी जी के लिए कुछ असंभव नहीं है। कुछ असंभव नहीं है। इन देशों के लिए एक एक शब्द में अगर आप कुछ कहें। पाकिस्तान, टेररिज्म। चाइना, बॉर्डर। यूरोप, लेक्चर। जिसको आप काट देते हैं। सर किशोर कुमार या अरिजीत सिंह, किसको? किशोर कुमार। आप गाते हैं? मैं गाता नहीं हूँ, मैं सुनता हूँ। अगर मैं गाऊंगा आप लोग भाग जाएंगे। नहीं आप गाइए नहीं, लेकिन आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? नहीं मेरे लिए ना, मैं म्यूज़िक में मेरा बहुत वाइड इंटरेस्ट है। तो और मैं उस पीढ़ी का हूँ जहाँ किशोर कुमार बिल्कुल पीक में थे। तो जब आप 70s 80s की बात, 70s खास कर 70s की बात करें ना, उस समय वो बिल्कुल टॉप में थे। तो कोहली, तेंदुलकर या सुनील गावस्कर? अरे तीनों अच्छे हैं, पर मैं देखिए मेरी बायस है इसमें, और बायस है फिटनेस के कारण, इसीलिए कोहली। हाँ। पर अगर मुझे गेम में समझना है ना, हाँ, मैं सुनील गावस्कर की बहुत, मैं जो जब वो कमेंट्री देते हैं और समझाते, और मैंने ये भी मैं कहूँगा, मैंने सुनील गावस्कर को जब वो स्कूल में थे, हाँ, स्कूल बॉयज़ की टीम होती थी, मैं स्कूल में था उस समय, मैंने उनको स्कूल बॉयज़ के टीम में खेलते हुए देखा। उस समय। पर अभी जो है, क्योंकि मैं फिटनेस के कारण, तेंदुलकर वंस इन क्रिकेट हिस्ट्री, तीनों अलग अलग है, पर मेरी बायस कोहली के
दिशा में है, क्योंकि मुझे उनकी जो फिटनेस और एटीट्यूड जो ये जबरदस्त। बात। सर अभी आप इस इंटरव्यू के लिए मैं थोड़ा पढ़ रहा था आपके बारे में, तब मुझे रियलाइज हुआ कि आप भी 69 ईयर्स के हैं। आप भी माने और कौन? मतलब मोदी जी 73 हैं, हम चर्चा करते हैं, हम लोग भी विदेश जाते हैं कवरेज के लिए, हम थक जाते हैं, मोदी जी नहीं थकते। अभी मैं पढ़ते पढ़ते मैंने कहा आप 69 के, ये तो पता ही नहीं चलता आपको भी देखकर। आप भी बहुत फिटनेस फ्रीक हैं। फिटनेस फ्रीक तो नहीं है, पर फिटनेस होना चाहिए ना। हाँ। तो अगर जब मुझे समय मिलता है, मैं दूसरों को, अगर मैं कहीं ज्ञान देता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ भाई फिट तो रहो, कि देश के लिए अच्छा हैगा कि हम फिट इंडिया। मैं स्पोर्ट्स को मैं सपोर्ट करता हूँ। अगर आप यहाँ ये स्टेडियम है ना, नेशनल स्टेडियम, अगर आप जाएंगे, मैंने एक चीज़ वहाँ करवाई थी कि वहाँ एक स्क्वाश स्टेडियम बनाया था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर लोगों को फैसिलिटीज़ दें, आज जो है आप देख रहे हैं कि अलग अलग गेम्स में, बैडमिंटन हो, चेस में गुकेश ने जो कमाल का परफॉर्मेंस वहाँ किया है, तो आज हमें नई पीढ़ी को फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। एक बार आप फैसिलिटीज़ दे दो, प्रोत्साहित करो, मुझे लगता है कि हमारी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस जो है, स्पोर्ट्स में मैं बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ। बहुत सारी स्पोर्ट्स में नहीं खेल, कुछ चीज़ें मैं खेलता हूँ। कुछ जैसे क्या क्या खेलते हैं आप? मैं स्क्वाश और बैडमिंटन खेलता हूँ। बैडमिंटन खेलते हैं? बैडमिंटन में भी धार स्क्वाश चला लेता हूँ। फेवरेट एक्टर सर आपका? अभी मैंने पुराना और रीसेंट दोनों बता दीजिए। रीसेंट मैं कहूँगा पंकज त्रिपाठी। ओह। हाँ। पुराना कहना और मुश्किल होगा। ओवरऑल मैं कहूँगा देवानंद। दो आखिरी प्रश्न। ऑल्सो अमिताभ बच्चन। बीच का जो है अमिताभ बच्चन, माने देवानंद और पंकज त्रिपाठी के। दो आखिरी प्रश्न सर। एक तो कि अगर आप इस लाइन में ना आए हुए होते तो आप क्या होते फिर? माने इस लाइन माने मतलब अगर आप मंत्री नहीं बनते? हाँ, मंत्री नहीं बनते, या उसके पहले भी जो आपका करियर है वो ना होता, तो फिर क्या होता है? देखिए, मुझे जो है दुनिया में इंटरेस्ट था कि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट था। हाँ, तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैं उसी दिशा में जा रहा हूँ। हो सकता है कि मैं कोई टीचर प्रोफेसर टाइप बनता, हो सकता है कि मैं आपकी दुनिया में आता, जर्नलिस्ट बनता। मुझे बहुत इंटरेस्ट था जर्नलिस्ट बनने में। तो मुझे लगता है मैं या तो जर्नलिस्ट बनता या एकेडमिक बनता। जर्नलिस्ट और इंटरेस्टिंग। हाँ, जर्नलिस्ट बन के आप और थोड़ा सुना पाते लोगों को। एक आखिरी प्रश्न सर, भारत में नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी क्यों है? हम लोग जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, थोड़ा असेस कर पाते हैं। विदेश में जो एज अ ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी का इतना कनेक्ट क्यों है? आप क्या मानते हैं? जो जिससे भी मिलते हैं एक कैमरेडरी दिखती है, एक दोस्ती दिखती है, वो क्यों हो जाती है? देखिए, इसका कोई एक कारण नहीं है, इसका टोटल इम्पैक्ट है। एक तो उनकी पर्सनालिटी, दूसरी बात है कि लोगों को लगता है कि वो जो बातों में जो कहते हैं, उनकी पोजीशन जो है बहुत सिंसियर है, माने जो कहते हैं वो करते हैं, जो क्रेडिबिलिटी जो है वो भी है लोगों को। और ये आजकल नहीं, जब से वो प्रधानमंत्री बने, उनकी जो छवि, ये पब्लिक के बारे में मैं कर रहा हूँ, पर बाकी पॉलिटिशियन के बारे में, ये उनका जो फिटनेस जो है, जो जिसके बारे में आप कह रहे थे कि दूसरे भी लोग पूछते हैं मेरे से कि भाई आपका आदमी थकता नहीं क्या? कि उनकी फिटनेस, और लोग उनको योगा के साथ जोड़ते हैं, तो उनको लगता है कि एक किस्म से ये माने बहुत ही स्पेशल लीडर हैं। उनका योग, उनका फिटनेस, उनकी डाइट, उनका फास्टिंग, उनकी जो मैं कहूँगा नॉलेज, अनुभव। जैसे पहली बार जब वो अमेरिका गए ना, तो उन्होंने ओबामा के साथ जो मीटिंग में, जो डिनर पे जो बात हुई, पूरी बात जो है वो कैंपेन मैनेजमेंट पे हुई। और ओबामा को बहुत उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि आप लीडर हैं, मुझे पता नहीं था कि आपको कैंपेन कैसे चलाना में इतनी डिटेल में आपको ये जानकारी है। तो उनका अनुभव, मुझे लगता है ओवरऑल मिक्स जो है इसका इम्पैक्ट है।
जब आप लोग प्लेन में जाते हैं विदेश, वो 8, 10, 12 घंटे, आप लोग उसमें भी काम करते रहते हैं? और क्या, अब क्या लगता है, सोते थके लगते हैं ना बाहर निकलते वक्त। नहीं, पर मोदी जी नहीं थके लगते? अरे आप वो लोग नहीं लगता, हम तो लगते हैं नहीं, क्या होता है कि वहाँ एक तो उनके यहाँ एक कॉन्फ्रेंस टेबल जैसा है, तो जैसे ही हम चलते हैं प्लेन टेक ऑफ हो जाती है, स्टडी हो जाती है, फिर शुरू हो जाता है काम। फिर मीटिंग के बाद, जैसे मैंने कहा, उनको कंसल्ट करने, बात करने की बहुत आदत है, तो कुछ भी चीज़ उसकी स्ट्रैटेजी निकलती है, हर चीज़ को रिव्यू करते हैं। फिर क्या होता है कि हमें एक बार और कंफर्म करने के लिए बीच में जाकर अपना काम करना पड़ता है। तो ये नहीं कि हम बिल्कुल नहीं सोते, पर प्लेन में बिल्कुल काम होता है। क्योंकि बाहर देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप लोग जो है वो अंदर भी काम करके आए, लेकिन यही नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका है और इसी की वजह से मुझे लगता है वो डिलीवर कर पाए जिस तरह से काम हुआ है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने विस्तार से बात की। और मैं दर्शकों को बताऊं कि वैसे तो देश के विदेश मंत्रियों के अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो आज की युवा पीढ़ी को बहुतों के नाम भी नहीं पता होंगे। आपके तो रील्स ही घूमते, आप रील्स बनाते मतलब देखते हैं? नहीं देखते हैं, बीच बीच में कोई भेज देता है। अपने वाले रील भी देखते हैं आप? नहीं, मैं नहीं देखिए, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो कभी कभी क्या होता है, कोई भेज देता है तो मज़ा आ जाता है। नहीं, मज़ा आता है, और उनसे मिलते हैं तो कुछ ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने देखा भी नहीं है। सही बात है। तो मुझे लगता है सर आपने एक और सर्विस देश के लिए किया है कि जो विदेश नीति और विदेश मंत्रालय में कैसे काम होता है, ये बातें ड्राइंग रूम में आम चर्चा का विषय नहीं होती थी, वो आपकी वजह से, आपकी सहजता और सरलता की वजह से आज हो रही हैं और देश के लोगों को बहुत हद तक समझ में आ पा रहा है कि पहले भारत कहाँ था और आज भारत कहाँ है। इसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूँ तीसरा टर्म अगर है तो आपको फिर हम बतौर विदेश मंत्री देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। थैंक यू। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।